हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये मैं इंट्रो शूट कर रहा हूँ फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो ऑन हाउ टू टेक एडमिशन इन अब्रॉड। जैसे हमने लास्ट पार्ट में मिस्टर भावेश के साथ में कनेक्ट किया था, जिन्होंने 2019 में IELTS का एग्जाम दिया है और उसे 8.5 आउट ऑफ 9 से क्रैक किया था। 2021 में उन्होंने अपना MS कंप्लीट किया है फ्रॉम द यूके और करंटली वो यूके में एक रेप्यूटेड कंपनी में एज ए इंजीनियर काम कर रहे हैं। ओके। और उन्होंने हमें लास्ट पार्ट में बताया था कि आपको कौन कौन से एग्जाम देना चाहिए, अगर आपको अब्रॉड में एडमिशन लेना है उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होती है, आपके पास में कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए। अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप जाइए लास्ट पार्ट देखिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है सो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, सो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और उनके उनके करियर में फायदा हो। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को दबाइए, सो हम कभी भी ऐसे नए वीडियोस लाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। Yes. और आफ्टर यू आर परस्यूइंग द MS, जॉब कैसे फाइंड किया, या किसी किसी को जॉब नहीं मिलता है सो वो उसका एक्सपेंसेस कैसे उसने कंट्रोल करना चाहिए, फ्यू सजेशन ऑन दैट। हम्म। पहले तो एक्सपेंसेस पे कैप लगाओ। जो भी कमाते हो तो फिर उससे पहले सेविंग्स के लिए जाने चाहिए। फर्स्ट मेजोरिटी शुड गो टू सेविंग्स, और फिर जो बचा कुचा है उसमें आपका घर रेंट खर्चे वगैरह वैसे बिठाने चाहिए। यहाँ पे मोस्टली लोग गलती क्या कर देते हैं, मैंने मेरे आजू बाजू में देखा है कि पहले एक्सपेंसेस निकालते हैं। ओके, मैं देखूंगा जितने बचेंगे मैं उतने सेव करूंगा। इस मेंटालिटी से अगर गए तो 1 रुपया सेव नहीं होता, या फिर $1 सेव नहीं, £1 सेव नहीं बोलते। अरे 200 तो है, चलो एक ट्रिप मार के आते हैं, खत्म होगा। लेकिन अगर वो 200 नहीं होंगे तो हम खुद को रेस्ट्रेन कर दें, तो फिर उससे आपकी सेविंग्स भी बढ़ती है, आपकी डिसिप्लिन फाइनेंशियल प्लानिंग हो जाती है कि ओके, हमें इस साल के एंड तक इतना इतना बनाना है, तो फिर इतना इतना बनने के लिए हमें कितना कुछ सेव करना है। बस, मैं ऐसा नहीं कहता कि एंजॉयमेंट छोड़ ही दो, लेकिन एक फाइनेंशियल प्लान के साथ एंजॉयमेंट करना है। तो फिर क्या होता है, उधारी लेनी पड़ती है, क्रेडिट कार्ड बिल्स हो जाते हैं, आईफोन लेने की होड़ मच जाती है, या फिर लैपटॉप चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। इसकी वजह से एक्सपेंसेस डाउन हो जाते हैं। मतलब मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो £1000 कमाते हैं महीने का, बट दे आर स्टिल कंफर्टेबल विद सेविंग एंड एवरीथिंग। और ऐसे भी लोग हैं जो £4000 कमाते हैं लेकिन उनके पास पैसों की कमी हमेशा होती है ना। तो फाइनेंशियल प्लानिंग होना चाहिए। और दूसरी बात, जॉब कैसे ढूंढे। तो जैसे ही आपका यूनिवर्सिटी का एजुकेशन चल रहा है, मैं खत्म हुआ नहीं बोल रहा हूँ, खत्म होने पे नहीं बोल रहा हूँ, जैसे चल रहा है वैसे ही आप अपनी सीवी बना लो। यूके स्टाइल में अपनी सीवी बना लो। उसके अंदर आप लिखो कि आपके स्किल्स क्या है, और उसको अपडेट करते हो एवरी मंथ। आप देखो कि आपने क्या स्किल सेट में ऐड किया है, तो करते रहना चाहिए। क्योंकि आज इस महीने में मैंने कोडिंग सीखी, इस महीने पावर BI सीखा, इस महीने में मैंने एनालिसिस स्किल्स सीखी, पाइथन आ गया, SQL आ गया। तो ये सब ऐड करते जाओ। आप ये भी ऐड कर सकते हो कि ओके, मैंने कैशियर पे जॉब किया, तो आई नो कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स, कस्टमर फेसिंग जॉब है वो। तो अगर आप यूके के किसी भी जॉब पे जाओगे इंजीनियर्स पे, तो वहाँ पे कस्टमर फेसिंग स्किल्स भी होती है। तो फिर वो भी एक स्किल होती है जो आप कैशियर के जॉब से ले सकते हो। तो यहाँ पे कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। ओके। और जब तक आपको नेक्स्ट जॉब लगती नहीं, परमानेंट जॉब, तब तक आपको आपकी पार्ट टाइम जॉब छोड़नी नहीं है। ओके। तो फिर ऐसा हो जाता है कभी कभी कि लोग पुरानी जॉब छोड़ देते हैं, नई जॉब ढूंढने लगते हैं। ऐसा नहीं करना, ये सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि मालूम नहीं नेक्स्ट जॉब मिलेगी कब। आप, ये कोविड कोविड का टाइम तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे फिर भी अनसर्टेनिटीज होती है कि नेक्स्ट जॉब मिलेगी कब, कोई पता नहीं, कोई बता नहीं सकता। और फिर नया जॉब मिलेगा तो फिर वो उनके टर्म्स पे नहीं होना चाहिए, अपने टर्म्स पे होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जॉब है अभी भी। तो फिर वी आर समथिंग इन अ कमांडिंग पोजीशन की ओके, मुझे ये चाहिए, मुझे नेक्स्ट, अगर नहीं होगी जॉब तो ओके ये है, हाँ कैसी भी चलेगी, ले दे दो। करेक्ट। ऐसा ऐसा वाला जॉब नहीं लेना है। तो फिर आप जब सीख रहे हो ना, तभी आप अपना सीवी बनाते चलो, और जॉब एप्लीकेशन पोर्टल्स पे आप अपने एप्लीकेशन देते चलो, सीवी अपडेट करते चलो, रिक्रूटर से कनेक्ट हो जाओ, लिंक्डइन पे कनेक्ट हो जाओ, या फिर गमट्री, फेसबुक, जहां से भी कनेक्ट हो सको, जस्ट कनेक्शंस बढ़ाओ, और मेक योर सेल्फ प्रेजेंटेबल टू द वर्ल्ड। तो फिर आप, जो दिखता है वो बिकता है, वैसा ही। तो आपको जॉब ढूंढने के वक्त भी पूरे यूके में कहीं पे भी जॉब मिल जाएगी, बस आपको अप्लाई करते रहना है। रोज 80 में
मैं जब जॉब ढूंढ रहा था ना, मैं हर रोज 80 जॉब्स अप्लाई करता था, हर रोज 80 जॉब्स एक पोर्टल से, ऐसे 5 पोर्टल्स थे, मतलब देखो तो 400 400 जॉब। जॉब, 400 जॉब्स पर डे। तो फिर वो जॉब्स कहीं से कहीं तक भी होते थे, लाइक इट कुड बी फ्रॉम अ जूनियर इंजीनियर टू ऑलमोस्ट अ सीनियर इंजीनियर पोजीशन ऑल्सो। तो रिजेक्शंस तो आते हैं, लेकिन उनके पास मेरा सीवी आ जाता है ना एक बार कि ओके, वो सेव कर लेते हैं मेरा सीवी, सो मुझे अच्छा लगता है कि नेक्स्ट टाइम उनके पास कोई पोजीशन होगी तो मुझे अप्लाई करेंगे। और उस वक्त जो मुझे आएंगे, तब मैं उनको मेरी अपडेटेड सीवी दे दूंगा कि ओके, एवरी मंथ मैंने ये स्किल सेट मेरे सीवी में ऐड किया है, तो फिर आप ये मेरा स्किल सेट ले सकते हो, देखो इससे कोई अच्छा बड़ा जॉब या फिर बेटर पेमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो कर लो, ऐसा। बेसिकली जॉब बहुत है बट स्किल होना चाहिए। स्किल होना चाहिए, और जॉब ढूंढने की भी एक ताकत होनी चाहिए। जॉब दिखते हैं लेकिन रिजेक्शंस भी आते हैं। उसको भी हैंडल करना चाहिए, मेंटल प्रेशर हाँ। एंड ऑल। ओके। हाँ, उसके लिए बोला कि पुरानी जॉब अगर छूट जाए ना तो मेंटल प्रेशर इमेंस होता है कि जॉब ढूंढना ही है, जॉब ढूंढना ही। ऊपर से पीयर प्रेशर भी होता है, लोगों को लगता है हाँ यूके में है तो कमा रहा होगा, छाप रहा होगा। और अगर आपके पास जॉब ना हो तो फिर ठीक है, मोबाइल पे बोल लेते हो कि हाँ छाप रहा हूँ, छाप रहा हूँ, लेकिन अंदर पता होता है कि क्या लगे बड़ी है। सही है। नाउ जैसा इंडिया में एजेंट लोग जॉब दिलाते हैं, ओके, हम्म, एंड दे आर टेकिंग सम अमाउंट फ्रॉम द सैलरी, सो ऐसा यूके में है क्या कि एजेंट विल गिव यू द जॉब एंड ही विल टेक सम पाउंड्स फ्रॉम यू? नहीं, मैंने यहाँ पे ओके। 4 जॉब स्विच किए हैं अभी तक, 2 साल में। तो फिर अभी तक मैंने चारों जॉब एजेंसी से ही करे हैं। तो यहाँ पे एजेंसी को अपन, एज ए कैंडिडेट वी डोंट पे द एजेंसी, एजेंसी को हायर करती है कंपनीज। ओके। तो कंपनीज एजेंसी को कमीशन देती है कि ओके, अगर उन्होंने मुझे प्लेस कर दिया तो फिर कंपनीज उस एजेंसी को उनका कमीशन दे देगी। और फिर अगर मैंने मेरा कोई 1 साल कंप्लीट किया या 6 महीने कंप्लीट किया तो वो इतना कमीशन वो एजेंसी को मिलता जाएगा, वैसा होता है। इट वर्क्स लाइक दैट इन यूके। अगर अगर आपसे कोई एजेंसी पैसे मांग रही हो, एज ए कैंडिडेट आपको अगर लगाने के लिए कोई एजेंसी पैसे मांग रही हो, तो फिर इट इज अ फ्रॉड, स्ट्रेट अवे डोंट गो। ओके। और वीजा एक्सटेंड कैसा होता है? सपोज नाउ आपका 2 साल का वर्क वीजा है, अगर आपको देयर अगर एक्सटेंड कराना है, सो ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आपकी है? डिपेंड्स कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वैसे कि वीजा एक्सटेंड करना, क्योंकि हर कंपनी ये चेक कर ही लेती है कि आपका वीजा स्टेटस क्या है, प्रेजेंट वीजा स्टेटस है कि आप काम कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो फिर आपको अगर कंपनी ने हायर कर लिया ना, तो यू कैन वर्क विद दैट कंपनी अकॉर्डिंग टू योर वीजा स्टेटस। फिर आपको कंपनी को बताना पड़ता है, एचआर से बात करनी पड़ती है कि मेरा 2 साल का वीजा परमिट है, उसके बाद आप मुझे स्पॉन्सरशिप कर सकते हो या नहीं। ओके। ये बात मोस्टली होती नहीं है, क्योंकि जो एजेंसीज जो हायर करती है कंपनीज को, वो इससे डील कर लेती है कि ओके, इनको स्पॉन्सरशिप लगेगी तो ये कंपनी स्पॉन्सर कर सकती है, तो ये फिर वो कनेक्ट कर देते हैं। अगर नहीं कर सकती, या फिर आपको नहीं चाहिए स्पॉन्सरशिप, 2 साल में आपको वापस जाना है, तो फिर वैसा ठीक, तो फिर आप कोई भी कंपनी में काम कर सकते हो वैसे। तो फिर जो कंपनी स्पॉन्सर कर सकती है, उनकी एक लिस्ट जारी होती है यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, टीयर 2 स्पॉन्सर्स लिस्ट के नाम से। वहां पे सारे कंपनीज के नाम होते हैं, वहां पे कौन सी सिटी में है वो कंपनी बेस्ड वो होता है, और उनकी वर्कर कैटेगरी होती है कि कौन सा वीजा वो देंगे आपको, स्किल्ड वर्कर देंगे या टेम्पररी वर्कर देंगे या फिर हेल्थ केयर वर्कर देंगे, कौन सा वीजा देंगे, फिर वो उनकी कैटेगरी पे आप उनको डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये वीजा चाहिए। फिर अगेन विट डिपेंड्स ऑन द कंपनी कि वो आपका वीजा का खर्चा वो उठाएंगे या फिर आप उठाएंगे खुद से। वो आपका और कंपनी का अंडरस्टैंडिंग होता है कि अगर कंपनी नहीं है, वो बोले हमारे पास इतना प्रॉफिट नहीं है, तुम थोड़ा पैसा डाल दो एंड वील रिम्बर्स यू ईयर ऑन ईयर। क्योंकि क्या होता है ना, कंपनी अगर आपको 5 साल का वीजा देती है, कंपनी इन्वेस्ट ऑन 5 लाख रुपीज इन यू, नॉट अ स्मॉल अमाउंट स्टिल, क्योंकि एवरी पाउंड काउंट्स इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। करेक्ट। हम्म। तो फिर 5,000 पाउंड अगर कंपनी दे तो कंपनी एक्सपेक्ट कर देगी वो आदमी हमारे साथ 5 साल तो रहे। और अगर 2 साल में कोई और कंपनी स्पॉन्सरशिप देके फिर अगर आपको लेके गई, तो कंपनी का नुकसान है ना, 3,000 पाउंड डाल के, और कंपनी की गलती क्या, आपके पर भरोसा करना। सही बात। तो फिर कंपनीज क्या करती है कि आपसे पैसे लेती है, स्टार्ट में 5,000 पाउंड आपसे लेगी क्योंकि विल स्पॉन्सर योर वीजा, हम आपको वीजा देंगे, पेमेंट सैलरी भी देंगे। ओके। लेकिन ये 5,000 पाउंड जो आपसे लिया है ना, एवरी ईयर इस 5,000 पाउंड में से आपको थोड़ा थोड़ा पैसा देंगे वो वापस। ओके। तो फिर उनके पास भी एक सिक्योरिटी होती है
कि ओके आप अगर छोड़ के भी गए तो उनका कोई लॉस ना हो, और आपके पास भी सिक्योरिटी हो कि मेरे 5,000 कहीं जा नहीं रहे, मैं इसी कंपनी के साथ काम करूँ या फिर चेंज भी करूँ तो फिर नेक्स्ट कंपनी में आपको आपके टर्म्स पे जॉब मिल सकती है। वो आपकी चॉइस है। अगर पेमेंट सैलरी ज्यादा हो, 5,000 के, समझो आई एम वर्किंग हियर एट 30,000, नेक्स्ट कंपनी में स्पॉन्सर कर रही है 50,000 पे, 5,000 की तरफ मैं क्यों देखूं? सही। मैं छोड़ दूंगा। मैं छोड़ दूंगा ना, आप भी छोड़ सकते हो वैसा। तो फिर तो वैसे केस में आप जा सकते हो चेंज करके। सो ऐसा कुछ नहीं है कि कौन पैसे भरता है, इट डिपेंड्स ऑन योर कॉन्ट्रैक्ट कि आपके बात क्या हुई है कंपनी के साथ। नाउ अप टू द ग्रेजुएशन आपने इंडिया में किया है। ओके, सो इंडिया और यूएस के एजुकेशन के कंपैरिजन में आपका क्या विचार है इसके ऊपर कि कौन सा एजुकेशन इज द गुड वन? क्योंकि इंडिया के पर्सपेक्टिव से हर एक बच्चे को लगता है कि मैंने फॉरेन में जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ओके, सो कुछ एजुकेशन यूएस यूके का, सॉरी यूके का अपडेटेड है जो इंडिया को अपडेट करने की जरूरत है, या आप प्रेफर करोगे इंडियन एजुकेशन को? मैं प्रेफर करूंगा इंडियन एजुकेशन को, सरप्राइजिंगली। ऐसा बहुत सारा लगता है कि ओके यूके में एजुकेशन बहुत एडवांस होगा, ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे भी वही बुक्स है, यूट्यूब के वीडियोस है, और हाँ है, थोड़ा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल ज्यादा होता है। लेकिन इंडिया में भी होता है, फिर वो भी इंडिया में बहुत सारे आ चुके हैं। अभी हमारे हमारे कॉलेज में जहाँ पे हमने सीखे थे मैकेनिकल, वहाँ पे अभी देखूँ तो बहुत सारे रोबोटिक एप्लीकेशंस आ गए हैं। वहाँ पे बच्चों का इंटरेस्ट होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं करने में। हम्म, यहाँ पे यूनिवर्सिटी आपको आके सिखाती नहीं है कि आओ करो करिए। यहाँ पे बच्चे खुद से आते हैं। वहाँ पे हमें क्या है, इंटरेस्ट ही नहीं है हमें। जब मैं डिग्री में था तब मुझे आलस आता था यूनिवर्सिटी स्कूल में जाने, कॉलेज में जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि ओके जाए कॉलेज में, देखे क्या करे, क्या नया है वैसे। लेकिन वही अगर मैं कॉलेज में कर रहा तो मुझे रोबोटिक्स कॉलेज से ही आ सकता था। हमारे कॉलेज में था, रोबोटिक आर्म था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी क्लासेस होते थे। लेकिन वही था कि हम इंटरेस्ट नहीं लेते थे उसमें, हम्म, ऐसा। और इंडियन एजुकेशन इसलिए भी अच्छा है क्योंकि इट इज लाइक, मुझे कोई फर्क नहीं दिखा। मतलब यहाँ पर भी वही बुक से पढ़ो, एग्जाम दो, आगे बढ़ो। इंडिया में मेमोराइजेशन का एक बैकग्राउंड है कि आपको रट्टा लगाना पड़ता है फिर एग्जाम देना, वो एक ठीक है, वो नहीं है। लेकिन वो भी एक होना चाहिए कि मेंटल प्रेशर हैंडल करना कैसा करना है, वो इंडिया में अच्छे से आ जाते हैं। फिर आप यहाँ पे आपकी लाइफ इजी हो जाती है। क्योंकि इसलिए आप देखोगे कि यूके में आके या फिर यूएस में आके यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। क्योंकि ऑलरेडी हमारी एजुकेशन लेवल हाई हो चुकी होती है, कि हमारी एक समझ आ चुकी होती है। यहाँ पे ब्रिटिश लोग इतना नहीं पढ़ते मास्टर्स तक। हम्म। और लाइक अटेंडेंस का चक्कर है इंडिया में, 75%, जैसे हमारे कॉलेज में 75 लगता था। अदर कॉलेजेस भी प्रेफर करते हैं 75% अटेंडेंस को। सो यूके में कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन है क्या बच्चों के लिए? हाँ है। यूके में आपको एटमोस्ट 80% अटेंडेंस चाहिए। हम्म, तो फिर अटेंडेंस ना हो तो फिर क्या होता है कि आपको यूनिवर्सिटी को बताना पड़ता है कि क्यों अटेंडेंस नहीं है। मेडिकल रीजन है, या फिर कोई फैमिली रीजन है, या फिर कोई तो वैलिड रीजन होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बस इंडिया से लोग नहीं आते, बहुत जगह से लोग आते हैं। ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, सब जगह से लोग आते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि अक्सर देखा गया है कि बच्चे यहाँ आते हैं और कोई और बिजनेस में लग जाते हैं, कि कोई गलत दिशा में चला गया, या फिर कोई दूसरे जॉब्स करने लग गया, या फिर पढ़ाई छोड़ दी यहाँ आके, कोई दो नंबरी धंधे करने लग गया। तो उनको चेक में करने के लिए यूनिवर्सिटीज को ये करना पड़ता है। और उनका भी एक स्टडी मेंटेन रखना पड़ता है ना, कि ओके इस यूनिवर्सिटीज में से कितने इनकी रिपोर्ट बनती है हर साल कि इस यूनिवर्सिटीज में इतने बच्चे पास आउट हुए, तो इनको इतनों में से इतनों को जॉब लगी। ये यूनिवर्सिटीज की भी दिखाना पड़ता है ना उनको, नेक्स्ट ईयर में हम्म, एम्प्लॉयमेंट दिखाने के लिए। तो वो हम्म, मेक श्योर करते हैं कि बच्चे आए, सीखे, पढ़े और जॉब को भी लगे। यूनिवर्सिटीज से बहुत हेल्प होती है जॉब ढूंढने में भी। यूनिवर्सिटीज के भी खुद के पोर्टल्स होते हैं, जॉब पोर्टल्स वगैरह। तो फिर इसलिए वो बोलते हैं कि 80% अटेंडेंस कंपलसरी है, या फिर आपका वीजा कैंसिल हो सकता है। क्योंकि स्पॉन्सरशिप इज जस्ट नॉट लाइक परमिशन टू स्टे इन द यूके। वो एक स्टेटमेंट ये भी देता है कि ये यूनिवर्सिटी आपको यूके में ध्यान रखने के लिए है। somebody इज देयर टू बैक यू अप। अगर मैं भी किसी कंपनी से स्पॉन्सर लेता हूँ ना, तो उस कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि मैं ठीक रह रहा हूँ यूके में या नहीं, ये देखने की। मेरे एक्सपेंसेस वो कंपनी देखेगी, क्योंकि उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया है। करेक्ट।
ओके। और कोई जैसे हर बच्चे को लगता है हम बाहर जाके पढ़ना चाहिए, मे बी दैट यूएस रहने दो, यूके रहने दो, ऑस्ट्रेलिया, एनीथिंग विल बी देयर। बट जैसा इंडिया में अभी थोड़ा कम हुआ है, बट कुछ सालों पहले तक रैगिंग का एक बहुत इशू था। सो ऐसा कुछ अदर कंट्रीज में रैगिंग वगैरह का कुछ इशू होता है क्या, या फिर कोई वर्स्ट केस आपने फेस किया हो कभी? नहीं, यूके में तो मैंने कभी फेस नहीं किया रैगिंग वगैरह, कुछ कभी नहीं फेस किया। मैं दूसरे कंट्रीज का बोल नहीं सकता, लेकिन यूके में किसी भी यूनिवर्सिटी में रैगिंग, डिस्क्रिमिनेशन या फिर कोई भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं होती। ऊपर से यहाँ पे मेंटरशिप वगैरह होती है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, नींद ना आ रही हो, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस का इश्यू हो, या फिर कोई और गाइडेंस चाहिए, या फिर आपको और किसी के एकेडमिक हेल्प चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर हेल्प चाहिए, तो सब यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती है। तो फिर इतना कोई यहाँ पे रैगिंग रैगिंग का तो इतना कोई मतलब है ही नहीं, जीरो है। ऊपर से हेल्प आती है यूनिवर्सिटीज। ओके। और जैसा कभी कोई लाइक फाइट हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो ऐसा नहीं, केस? फाइट वगैरह से तो हमें दूर ही रहना है। ओके, यहाँ पे कैसा है कि हम अपना सीखने के लिए आए हैं, आगे बढ़ने के लिए आए हैं। अगर कोई करे भी तो ठीक है, आप करते रहो। हमें 100% उसको अवॉइड करना हो सकता है, 100% भी अवॉइड हो सकता है। लोग बोलेंगे फट्टू है, क्या है क्या है। नहीं, हमें अपना काम करना है। हमें अपना डेवलपमेंट खुद से करना है, खुद से काम रखना है। जॉब जाना है, घर आना है, सब करना है। और खुद से एंजॉय करना है। किसी के अंदर नहीं जाना है, किसी को टॉन्ट नहीं करना है, किसी से ज्यादा बात नहीं करनी। दैट्स फाइन। फाइटिंग वगैरह तो मैंने कभी देखी नहीं है, करी भी नहीं। ओके। और लाइक सपोज कोई स्टूडेंट अगर कोई गलत काम करता हुआ पकड़ा जाता है, क्या होता है, तो उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है? तो जस्ट अवेयर फॉर द ऑडियंस के आप वो दिशा में ना जाए, कितना स्ट्रिक्ट एक्शन रह सकता है और क्या हो सकता ओके, अगर हाइपोथेटिकली कोई स्टूडेंट पकड़ा जाए गलत काम करते हुए, तो पहली बात तो उसको इंडियन एम्बेसी में भेजा जाएगा। सबसे पास वाली इंडियन एम्बेसी में, वहां पर उसके ऊपर ट्रायल होगा। वहां पे काउंसलर्स बैठेंगे। तो फिर ट्रायल मतलब सीधा जज के पास ट्रायल नहीं होता, काउंसलर्स का ट्रायल होता है। तो फिर आपसे पूछताछ करते कि आर इज योर मेंटल हेल्थ ओके। है? तो फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं, सब पढ़ा जाता है। आप कहाँ से हो, क्या करते हो, किस लिए आए थे, सारी डिटेल्स का अत्ता चिट्टा उनके पास होता है। तो फिर वो सब चेक करेंगे। फिर उसके बाद वो आपको फाइन लगाएंगे, या फिर जो भी होगा, जो भी उनकी प्रोसीजर होगी वो करेंगे। एंड देन यू विल बी डिपोर्टेड फ्रॉम द यूके डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ योर क्राइम। ओके। ओके, सिवियरिटी ऑफ योर क्राइम के ऊपर आप सबसे ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, आप डिपोर्ट होते हैं। अरेस्ट होकर आपको यहाँ जेल कभी नहीं करेंगे, आपको डिपोर्ट करेंगे यूके से। और अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर यूके डिपोर्टेड का स्टैंप आ जाता है, तो आपके एम्बेसी के अंदर भी समझता है, इंडियन गवर्नमेंट को समझता है कि इसके पास डिपोर्टेड यूके का स्टैंप आ चुका है। तो फिर आपको उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, इन सब में वीजा मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि आप एक कंट्री से डिपोर्ट हो चुके हो। ओके। तो आप अगर ओवर स्टे भी करते हो वीजा, तो भी आपको यूएस का वीजा या फिर दूसरे कंट्रीज का वीजा मिलने में दिक्कत होती है। ऐसा नहीं बोलते कि मिलता नहीं है, जीरो नहीं होता, दिक्कत होती है। तो फिर आपको फाइनेंसेस ज्यादा दिखाने होंगे, या फिर रीजन बहुत अच्छा बताना पड़ेगा, ऐसा। लेकिन ऐसा ट्राई करो कि ऐसा कुछ ना हो। या हम्म। लाइक अभी सपोज जब आपने यूके में शिफ्ट किया, सो एज पर द इंडियन वेदर कभी हॉट रहता है, कभी ह्यूमिड रहता है। यूके में मैक्स टू मैक्स टाइम कोल्ड रहता है। सो उसका कुछ हेल्थ पे इफेक्ट? यूके में मैक्स टू मैक्स टाइम कोल्ड रहता है, इट्स लाइक 3 मंथ्स। 3 मंथ्स यूके में बस सन स्नोफॉल होता है। यहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट मंथ से टेम्परेचर शुरू होगा 40 डिग्री सेल्सियस। ओके। सो तो फिर ये मिथ बस्ट हो गया कि यूके में ठंडी साल भर होती है, नहीं होती। ओके। जो नॉर्थ एरियाज होते हैं, मैनचेस्टर, बर्मिंगम के ऊपर, वहाँ ठंडी होती है। ओके, लास्ट लास्ट ईयर हीट वेव थी, इसलिए हमें यहाँ पे पसीने छूट रहे थे। लेकिन यहाँ पे भी हीट वेव्स आती है। तो फिर हेल्थ पे जो एडवर्स कंडीशंस होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। आपके यहाँ जो सनलाइट इश्यू बोला था मैं, कि 2 बजे अंधेरा हो जाता है, तो उसके वजह से आपके विटामिन डी का इंटेक बहुत कम हो जाता है, सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। तो उसमें आपके हड्डियां ब्रिटल हो जाती है। आपको उसके लिए फिर सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, या फिर दूध बहुत पीना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी आपको, जस्ट वो आपकी बॉडी मेंटेन करनी है, या फिर आप क्रम्बल हो जाओगे, क्योंकि स्ट्रेस होता है।
काम मेहनत करनी पड़ती है, और उसमें अगर आप खाओ पियोगे नहीं और एक्सरसाइज नहीं करोगे तो नहीं रह सकते यूके में। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और हम जैसे आते हैं, हमारा मिनिमम टेम्परेचर होता है 29 डिग्री सेल्सियस। या ओके। यहाँ पे जो मैंने 40 डिग्रीज बोला वो महीने साल के 2 हफ्ते 3 हफ्ते होता है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे टेम्परेचर होता है 16 डिग्री सेल्सियस, मतलब ठंडा ही होता है, कूल ही होता है। तो उसकी वजह से आपकी स्किन पर भी इश्यू होता है, स्किन ड्राई होती है, या फिर कट्स, मतलब स्किन में से खून निकलने लगता है, इतनी ठंडी होती है। तो फिर आपको बॉडी को तेल लगाना हो, या फिर रेगुलर रेगुलर खाओ पियो एक्सरसाइज करो, दैट्स इट, आई विल से कि फिटनेस खुद की रखो, या फिर नहीं होगा। ओके। नाउ आफ्टर कितने साल बाद में आपको परमानेंट वीजा मिल सकता है? आप यूके सिटीजन खुद को बता सकते हो? आपको कितना साल यहाँ पे वहाँ पे आपका जॉब करना होगा या फिर कुछ अदर कंडीशन होगी? गॉट इट। तो फिर इसके लिए सवाल एक है कि आपको सिटीजन, मैं ऐसा पूछूंगा कि आपके करंट रूट पे आपको सिटीजनशिप कितनी जल्दी मिलेगी, इज हाँ इट या राइट? तो फिर यूके में 3 तरह से सिटीजनशिप ग्रांट होती है, 3 नहीं, 5 टाइप्स से होती है। ओके। तो पहला आता है स्किल्ड वर्कर वीजा, जो कि सबसे नॉर्मल है। तो फिर स्किल्ड वर्कर वीजा में क्या होता है कि आपको कोई ब्रिटिश कंपनी आपको हायर करती है, आपको आपका स्पॉन्सरशिप का पैसे भरती है, या फिर आप भरते हो, जैसे भी होता है वैसे। आपके पास टीयर 2 वीजा आता है, या फिर स्किल्ड वर्कर वीजा आता है। आप उस वीजा पे 5 साल रहते हो। 5 साल रहने के बाद आपको यूके गवर्नमेंट पीआर देती है, परमानेंट रेसिडेंट या इंडेफिनेट लीव टू रिमेन, ILR बोलते हैं उसको। ओके। दिस इज स्टेप 1। सेकेंड स्टेप, आप अगर आए स्टूडेंट बन के, ओके, स्टूडेंट बन के आए, यहाँ पे 2 साल रहे, उसके बाद आपको किसी कंपनी ने स्पॉन्सर किया फिर से, सो अगेन यू गो थ्रू दैट 5 ईयर रूट, फिर आपको मिलता है ILR, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन। तीसरा रूट है, आपको अगर किसी आपके पास बहुत सारा पैसा है घर पे, 2 मिलियन पाउंड से आपने यूके में इन्वेस्ट किए, तो आप इन्वेस्टर वीजा पे आ सकते हो यूके में। इन्वेस्टर वीजा, या फिर ग्रेजुएट, या फिर ग्लोबल स्किल्स वीजा, या फिर आप स्कॉलरशिप वीजा, इन 6 7 प्रकार के वीजा से आप यूके में आ सकते हो। और आप यहाँ पे 5 साल उस एक वीजा पे गुजारो, स्किल के वीजा पे, सो देन यू गेट अ ILR। ओके, मैं ILR क्या होता है इसके ऊपर बाद में आऊंगा। ओके। या फिर समझो आप डिपेंडेंट हो, आपने किसी ब्रिटिश स्पाउस से शादी कर ली, मे बी अ बॉय मे बी अ गर्ल, की शादी कर ली, तो आप डिपेंडेंट वीजा पे, आपको 10 साल का डिपेंडेंट वीजा आपने कर लिया। तो फिर 10 साल बाद, बिकॉज इट इज नॉट स्किल डिपेंडेंट, आप सिर्फ डिपेंडेंट हो, तो 10 साल बाद आपको ILR दिया जाता है। ओके। दैट इज नेचुरलाइजेशन प्रोसेस, नेचुरलाइजेशन यूके सिटीजनशिप प्रोसेस 10 साल की होती है। एक तो 5 साल की होती है, या फिर 10 साल की होती है, या फिर आप अगर 2 मिलियन पाउंड भरो तो 1 साल की होती है। 1 साल में आपको यूके ILR दे देता है। ओके। तो ILR क्या होता है? ILR मतलब इंडेफिनेट लीव टू रिमेन। जो मैंने आपको कार्ड दिखाया था उसके ऊपर आया था कि 40 आवर्स वर्क परमिट, 40 आवर्स वर्क अलाउड, या फिर 20 आवर्स वर्क अलाउड। तो जो ILR होते हैं उसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं, नो रिस्ट्रिक्शंस ऐसा होता है। सो यू आर एज गुड एज अ ब्रिटिश सिटीजन। नाउ ओके। अभी ओके, अगर यू आर एज सपोज, गुड एज। हाँ यस, कंटिन्यू। तो जो ILR का रहता है ना, तो ILR आपको 1 साल तक ILR पे रहना पड़ता है। ओके। ओके 1 साल तक ILR पे रहोगे, तो उसके बाद आप यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ब्रिटिश पासपोर्ट। तो उसके बाद आप बोलोगे कि आई हैव टू गिव आउट माई इंडियन पासपोर्ट एंड आई स्टे ऑन माई ब्रिटिश पासपोर्ट। या फिर ILR पे जब रहते हो तो आप यूके में कभी भी आ जा सकते हो, रह सकते हो, लेकिन आपके पास इंडियन पासपोर्ट हो। ओके ओके। और फिर ILR का मतलब ये भी है कि आप ब्रिटिश सिटीजन नहीं हो, लेकिन आप बस रह सकते हो, यू आर गॉट अ लीव टू रिमेन। और क्या बोलना था आपसे? दैट्स इट। ओके फाइन। ओके। नाउ क्या अच्छा रहेगा आफ्टर ग्रेजुएशन, बाहर जाके स्टडी अपना हायर ग्रेजुएशन परस्यू करना, या फिर पहले ग्रेजुएशन और हायर ग्रेजुएशन दोनों भी बाहर से परस्यू करें? लाइक आफ्टर 12th वी हैव टू मूव ऑन, और आफ्टर द ग्रेजुएशन वी हैव टू मूव ऑन। डिपेंड्स। अब वो भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आप 12th के बाद जाना चाहते हो, तो क्या आपको लगता है आप 12th के बाद अकेले रह सकते हो, खाना बना सकते हो, खा सकते हो? आपके पास उतनी मैच्योरिटी है क्या कि आप इंडिपेंडेंटली एक पूरे नए कंट्री में आ सकते हो? नए शहर में जाना एक अलग बात है, क्योंकि वो इंडिया है।
चाचा ताऊ बोल के हम काम करवा सकते हैं, यहाँ पे नहीं चलता वैसा। आर यू कॉन्फिडेंट इनफ? ओके, इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कर सकते हो, आपकी एबिलिटी है। आर यू फाइनेंशियली केपेबल इनफ? ओके, क्योंकि आपको अगर इंडिया में ग्रेजुएशन करना है तो फिर आप ओपन कैटेगरी में भी आओगे तो फिर आपको 4 लाख लगेंगे, मैक्सिमम 6 लाख लगेंगे ग्रेजुएशन के लिए, राइट? लेकिन जब आप यहाँ आते हो, आपको यहाँ पे साल का 10 लाख लगता है। एक साल का 10 लाख, ग्रेजुएशन आता है 3 साल का, तो 30 लाख, ऊपर से वीजा फी, ओके, हेल्थ इंश्योरेंस, लिविंग एक्सपेंसेस, रेंट, कितने तक गए? 70 लैक्स, 80 लैक्स, 3 साल में 80 लैक्स। उसके बाद क्या मिलेगा आपको? डिग्री मिलेगी, 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा। तो 2 साल के वर्क परमिट में 80 लैक्स निकाल पाओगे? ऐसा लगता है? इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। मतलब ग्रेजुएशन को 80 लाख का जॉब लगना मुझे लाइक बहुत बहुत कुछ तो किया होगा उसने। तो करेक्ट। फिर अगर इतना कुछ कर सकता है तो इंडिया में भी कर सकता है वो। अभी उसमें एक्सपेंसेस बाकी है जो हमारे डेली लगने वाले हैं। हाँ, मैंने गिने ना, वो भी एक्सपेंसेस गिने। वो जो 80 लैक्स जो गिने ना, वो सिर्फ एजुकेशन के जा रहे हैं। लिविंग, हाँ। रेंट, ट्रैवल, फिर पार्टीज, फिर टूरिज्म। ऐसा तो नहीं कि आप घर में बैठे हो, घूमोगे, मैं करेक्ट। मेंटल टेंडेंसी, घूमोगे, टूरिज्म, फिर आपके आए सारा, पेन से लेके नेल कटर से लेके कार तक के पैसे लगते हैं, तो वो सब आपको लेने ही पड़ेंगे। प्लस आप 12वीं के बाद अगर आते हो तो फिर 3 साल के बाद आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलता है। तो कितना फाइनेंशियली लायबल है देखो, 3:2 है। हम्म, 3 साल आप डालोगे, 20-20 घंटे काम करोगे नहीं करोगे वो आपके, फिर से करेक्ट। 20-20 घंटे काम करोगे, और फिर 2 साल वर्क परमिट पे होगे, उसके अंदर आपको 80 लाख निकालने हैं। बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन आप पोस्ट ग्रेजुएट पे आते हो, 1 साल सीखते हो, 10 लाख डालते हो, 20 20 घंटे काम करके आप 6 लाख तो निकाल ही सकते हो उसमें से, साल का। ओके, फिर 2 साल है आपके पास फुल टाइम जॉब करने का, और उसके बाद मास्टर्स भी है। अंडर ग्रेजुएट भी इंडिया से है। इंडिया के अंडर ग्रेजुएट बहुत अच्छी है, यहाँ पे मानते हैं इंडियन अंडर ग्रेजुएट्स को। तो फिर मुझे लगता है पोस्ट ग्रेजुएट रूट ही बहुत अच्छा है। सो लाइक 1 ईयर या 2 ईयर सीख लो, कम कम इन्वेस्ट करके, यू कैन टेक आउट मोर देन यू इन्वेस्टेड। मतलब कोई तो पॉजिटिव बैलेंस शीट होनी चाहिए ना, अगर आप यूके से बाहर जा रहे हो तो। हम्म, लोग ऐसा भी करते हैं कि जिनको यहाँ पे पक आईएलआर लेना है, वो क्या करते हैं, 3 साल का अंडर ग्रेड करते हैं, फिर उसके बाद 2 साल का पोस्ट ग्रेड करते हैं, उसके बाद 2 साल का पीएचडब्ल्यू करते हैं, फिर शादी हो जाती है इतने टाइम में, फिर जो आएगी वो 3 साल का अंडर ग्रेड करेगी। 10 साल हो गए, करेक्ट। 3 2 2 3, 10 साल हो गए। तो फिर हम्म, इसके बाद आपको आईएलआर मिल जाता है। आईएलआर मिल जाए फिर वो डिपेंडेंट पे चली जाती है, देन यू कैन स्टे इन द यूके फॉर लॉन्ग। लेकिन इसमें खर्चा कितना है देखो, करेक्ट। खर्चा आया। लेकिन अगर वही आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट से करते हो, 10 लाख का फी भरते हो, 2 साल जॉब करते हो, स्पॉन्सरशिप जॉब लेते हो, 5 साल में आप आईएलआर ले लेते हो, पैसे भी कमा रहे हो, आईएलआर भी मिल रहा है। स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। इतना पैसे डाल के आप यहाँ आ रहे हो, उससे अच्छा आप इंडिया में रह लो। करेक्ट। ओके। और जिसको अभी सपोज कोई एग्जाम देना है फॉर मूव ऑन टू द अदर कंट्रीज फॉर द स्टडीज, सो उसके लिए क्या सजेशन दोगे आप? सजेशन ये दूंगा कि अपने फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से करो, आगे का फ्यूचर अच्छे से सोचो। ऐसा मत सोचो कि ओके वहां सब जा रहे हैं तो वहां पे पैसा ही होगा, सब करना ही पड़ेगा। घिसनी पड़ती है हर जगह पे, घिसनी तो पड़ती है, काम मेहनत खुद से करनी ही पड़ती है, उससे बगैर तो कोई होगा नहीं। और इजी नहीं है बाहर काम करना। जो भी यहाँ पे बाहर काम कर रहे हैं लोग, वो बोलते होंगे क्योंकि वी आर एंजॉइंग अवर लाइफ, लेकिन वो भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जाने अनजाने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो फिर उनका भी एक फेज आता है, तो उसमें बस आपको खुद को संभालना है। आप संभाल पाओगे तो फिर यार मोर एंड देन वेलकम। हम किसी के डिसीजन को तो नहीं रोक सकते। या। और रिगार्डिंग द स्टडी, एनी सजेशन इज देयर, लाइक ग्रेजुएशन से आपको मूव करना चाहिए, ग्रेजुएशन से प्रिपेयर करना चाहिए इफ यू हैव द फोकस फॉर डूइंग द एमएस इन द अदर कंट्रीज, और आफ्टर द ग्रेजुएशन यू जस्ट गो एंड प्रिपेयर, बिकॉज नॉट एवरीवन फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम और द सीबीएसई बैकग्राउंड। ओके। कोई हम्म, बच्चा मराठी में से रह सकता है, कोई हिंदी में से स्टडी करके उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होगा। सो ऐसे बच्चों के लिए क्या सजेशन दोगे आप? मैं तो ऐसे ही सजेस्ट करूंगा कि अच्छा, अगर पहले से प्लान हो तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन ऐसा भी नहीं कि प्लान ना हो और आप कर सकते हो मास्टर्स, कर सकते हो आप वापस मास्टर्स।
बाहर आके कर सकते हो। 2 महीने का कोई कोर्स वगैरह ले लो इंग्लिश का, कोई IELTS टेस्ट पास करा दो, यहाँ आके इट्स लाइक, यहाँ पे भी मैं आपको बोलूँ, जब मैं यहाँ पे था 7 महीने पहले, जॉब नहीं थी, उसके बाद जो 5 महीने थे जॉब, वहाँ पे मैंने इंग्लिश का ज्यादा शब्द नहीं यूज किए। आई यूज टू टॉक इन हिंदी, क्योंकि यहाँ पे जो कम्युनिटी है सब देसी लोग ही होते हैं, पाकिस्तानी लोग होते हैं, इंडियंस होते हैं, बांग्लादेशी, श्रीलंकन्स, नेपाली, भूटानीज, ऐसे लोग होते हैं यहाँ पे जॉब करने के लिए साथ में। सो दे कैन अंडरस्टैंड इफ यू डोंट नो इंग्लिश, और ऐसे आप लोगों से बात करते जाओगे, वैसे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इंग्लिश भी आती जाती है। सो इंग्लिश वोंट मैटर अ लॉट अगर आपको थोड़ी भी आइडिया होगी इंग्लिश की पहले से। So thank you भावेश for joining with us and guiding the other folks जिसको MS करना है उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। So basically you have to work on your skill। आपको फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए, फाइनेंस आपको बताना चाहिए if you want to go into the UK for pursuing the your MS। यूके ही नहीं, कहीं भी कहीं भी। Basically now you are in UK, that's why I'm telling the UK। आपको कहीं पे भी जाना है, आपको आपका फाइनेंस बैकग्राउंड आपको स्ट्रांग रखना चाहिए, स्किल्स पे फोकस करना चाहिए, और आपको एक वर्क कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए। एक एम होना चाहिए कि लाइफ में, क्योंकि मुझे ये अचीव करना है, 1 साल बाद आई सी माई सेल्फ इन दिस पोजिशन। वो एम अगर आप फोकस रहोगे, आपका ग्रेजुएशन से क्लियर है, देन यू कैन गो एंड मूव। करेक्ट। सो यस। थैंक यू फॉर जॉइनिंग विद अस। ओके।